दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे आगामी टीजीटी पीजीटी परीक्षा के लिए उपयोगी नागरिक शास्त्र का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट टीजीटी पीजीटी परीक्षा नागरिक शास्त्र के साथ साथ राजनीति विज्ञान अथवा नागरिक शास्त्र से आयोजित अन्य परीक्षाओं जैसे गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, एलटी ग्रेड और नेट जेआरएफ राजनीति विज्ञान के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए सॉल्व करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट टीजीटी पीजीटी परीक्षा नागरिक शास्त्र का प्रैक्टिस सेट संख्या 4। दोस्तों आज का जो प्रैक्टिस सेट हम सॉल्व करने जा रहे हैं इसका पहला प्रश्न देखिए भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से है। प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के तहत संघ की कार्यकारी शक्ति किसमें निहित है। ऑप्शन है आपके राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल या फिर प्रधानमंत्री। तो सही उत्तर है दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के तहत संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। अगला प्रश्न देखते हैं भारत की संघीय व्यवस्था इस संघीय राज्य के निकट है। ऑप्शन है आपके अमेरिका या संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, स्विट्जरलैंड या फ्रांस। तो सही उत्तर है दोस्तों भारत राज्यों का संघ है और भारत की संघीय व्यवस्था कनाडा की संघीय व्यवस्था के अत्यधिक निकट है। तो याद रखिए भारत की जो संघीय व्यवस्था है वो कनाडा की संघीय व्यवस्था के अधिक निकट है। अगला प्रश्न देखते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में कौन से अधिकार उल्लिखित हैं आपको बताना है। ऑप्शन देखिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अभिव्यक्ति के अधिकार, अल्पसंख्यकों के अधिकार या संवैधानिक उपचारों के अधिकार। तो सही उत्तर है आप जानते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार का उल्लेख किया गया है। दोस्तों इस अनुच्छेद को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है, क्योंकि ये अनुच्छेद जो है मौलिक अधिकारों की सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में वर्णित है। अगला प्रश्न देखते हैं भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। ऑप्शन है आपके प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और संवैधानिक उपचारों का जो है अधिकार। तो सही उत्तर है दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना। देखिए सही उत्तर है ऑप्शन ए। प्रस्तावना जो है दोस्तों ये संविधान की आत्मा कही जाती है। प्रस्तावना हमारे संविधान का आधार है। पंडित ठाकुरदास भार्गव ने संविधान की प्रस्तावना के संबंध में कहा है कि प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है, ये संविधान की आत्मा है। लेकिन दोस्तों एक प्रश्न अगर जो ये पूछा जाए कि संविधान की आत्मा क्या है, तो आप जानते हैं कि संविधान की आत्मा संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका को कहते हैं। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा माना है। अगला प्रश्न है संविधान सभा का गठन किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ऑप्शन है आपका क्रिप्स मिशन के द्वारा, कैबिनेट मिशन के द्वारा, बेवेल योजना के द्वारा या फिर माउंटबेटन योजना के द्वारा। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा। दोस्तों संविधान सभा का गठन जो है इसका प्रस्ताव कैबिनेट मिशन 1946 के द्वारा प्रस्तावित किया गया था और इसके तहत संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या जो कि 389 थी, इसमें 296 सीटें ब्रिटिश भारत से, 93 सीटें देसी रियासतों से होनी थी, लेकिन पाकिस्तान के अलग हो जाने से ये संख्या परिवर्तित हो गई। तो याद रखिए संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत प्रस्तावित किया गया था। अगला प्रश्न है भारत में लोकायुक्त की संस्था को स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन सा है। ऑप्शन है उड़ीसा, महाराष्ट्र, राजस्थान या बिहार। तो सही उत्तर है दोस्तों भारत में लोकपाल और लोकायुक्त रूपी संस्था की स्थापना का सुझाव प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 ने दिया था। और दोस्तों देखिए लोकायुक्त संस्था को स्थापित करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र है। याद रखिएगा 1971 में महाराष्ट्र ने लोकायुक्त की संस्था को स्थापित किया था। तो लोकायुक्त संस्था को स्थापित करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र है, जबकि उड़ीसा में ये अधिनियम 1970 में पारित हुआ और 1983 में इसे लागू किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं एन इंडियन पिलग्रिम
दोस्तों एन इंडियन पिलग्रिम एक आत्मकथा है जो किससे संबंधित है? तो सही उत्तर है दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों एन इंडियन पिलग्रिम सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा है जिसका प्रकाशन लंदन में हुआ था। और दोस्तों इस पुस्तक का प्रकाशन 1948 में नेताजी पब्लिशिंग सोसाइटी के द्वारा हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो आप जानते हैं ये भारतीय संविधान और स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तक है इंडियन स्ट्रगल। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, सरदार भगत सिंह या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है दोस्तों उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक के लेखक दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं। तो याद रखिएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कृति है इंडियन स्ट्रगल। अगला प्रश्न है दोस्तों 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो सही उत्तर है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना B.R. अम्बेडकर ने की थी। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। तो सही उत्तर है दोस्तों 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने की थी। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन विकेंद्रित समाजवाद के प्रबल समर्थक थे? ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया या आचार्य विनोबा भावे। तो सही उत्तर है दोस्तों विकेंद्रित समाजवाद के प्रबल समर्थक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया थे। तो याद रखिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विकेंद्रित समाजवाद के प्रबल समर्थक थे। अगला प्रश्न है किसने सर्वोदय को जन समाजवाद की संज्ञा दी है? तो सही उत्तर है दोस्तों जयप्रकाश नारायण। दोस्तों सर्वोदय का विचार ये जो है सर्वोदय इसका विचार गांधी जी से संबंधित है, लेकिन सर्वोदय को जन समाजवाद की संज्ञा जयप्रकाश नारायण ने दी है। दोस्तों याद रखिएगा सर्वोदय को जन समाजवाद जयप्रकाश नारायण ने कहा है और जयप्रकाश जी ने समाजवाद के विचार को महात्मा गांधी के सर्वोदय के आदर्श के साथ जोड़कर एक नई दिशा में विकसित किया और इस प्रकार जो है सर्वोदय को डॉक्टर जयप्रकाश नारायण ने जन समाजवाद कहा है। अगला प्रश्न है पंडिता रमाबाई को किस कारण पंडिता की उपाधि दी जाती है? ऑप्शन देखिए, समाज सुधार, महिला मुक्ति, जाति व्यवस्था उन्मूलन या संस्कृत विद्वान होने के कारण। तो सही उत्तर है दोस्तों पंडिता रमाबाई एक प्रतिष्ठित भारतीय समाज सुधारक, एक सामाजिक कार्यकर्ता थीं। वह एक कवयित्री, अध्येता और भारतीय महिलाओं के उत्थान की प्रबल समर्थक थीं। संस्कृत विद्वान होने के कारण उन्हें 20 वर्ष की आयु में पंडिता की उपाधि दी गई थी। तो ऑप्शन बी आपका सही है। अगला प्रश्न दोस्तों बहुत ही आसान सा है, निम्नलिखित में से किसने ट्रस्टीशिप की अवधारणा का प्रतिपादन किया था? तो दोस्तों ट्रस्टीशिप या न्यासिता की अवधारणा का प्रतिपादन महात्मा गांधी ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, दार्शनिकों ने विभिन्न तरीकों से दुनिया की व्याख्या की है जबकि प्रश्न उसे बदलने का है। ये कथन कार्ल मार्क्स की किस पुस्तक में उद्धृत है? तो ऑप्शन देखिए, ऑन ज्यूइश क्वेश्चन, पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, थीसिस ऑन फ्यूअरबाख या क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस। तो सही उत्तर है दोस्तों ये कथन कि दार्शनिकों ने विभिन्न तरीकों से दुनिया की व्याख्या की है जबकि प्रश्न उसे बदलने का है, ये थीसिस ऑन फ्यूअरबाख पुस्तक से लिया गया है जो कि मार्क्स के द्वारा लिखी गई है। तो सही उत्तर है दोस्तों दार्शनिकों ने विभिन्न तरीकों से दुनिया की व्याख्या की है जबकि प्रश्न उसे बदलने का है। मार्क्स का ये कथन थीसिस ऑन फ्यूअरबाख से लिया गया है। अगला प्रश्न है कि मार्क्स 2 व्यक्तियों से सर्वाधिक प्रभावित था, वो व्यक्ति कौन कौन से थे आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों, आइए देखते हैं। सही उत्तर आपका है कि मार्क्स दोस्तों ये 2 व्यक्तियों से सर्वाधिक प्रभावित था। कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद के जनक के रूप में माना जाता है और दोस्तों हीगल, देखिए 2 चीज़ें हैं को कि भौतिकवाद, मार्क्स जो है 2 व्यक्तियों से प्रभावित था। एक हीगल से उसने द्वंद्वात्मक प्रक्रिया को ग्रहण किया था और दोस्तों द्वंद्वात्मक पद्धति जो है हीगल से लिया था और भौतिकवाद उसने फ्यूअरबाख से लिया था। तो सही उत्तर है कार्ल मार्क्स हीगल और फ्यूअरबाख से प्रभावित था। हीगल से उसने द्वंद्ववाद की पद्धति ली है और फ्यूअरबाख से भौतिकवाद का विचार लिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मार्क्स के अनुसार कौन ऐतिहासिक परिवर्तन का प्रमुख कारक है? व्यक्ति, जनता, वर्ग या दल? तो आपको बताना है कि कौन ऐतिहासिक परिवर्तन का मुख्य कारक है मार्क्स के अनुसार। तो सही उत्तर है
वर्ग या जिसको कि मार्क्स क्लास की संज्ञा देता है। दोस्तों, मार्क्स का वर्ग संबंधी सिद्धांत उसके ऐतिहासिक द्वंद्ववाद के सिद्धांत का परिणाम है और मार्क्स के विचार में वर्ग एक सामूहिक एकता है। वह जैसे ही हीगल के लिए एक राष्ट्र एक सामूहिक एकता है और इतिहास में वर्ग एक इकाई के नाते कार्य करता है और एक इकाई के कारण ही वह अपने विशिष्ट विचार और विश्वास उत्पन्न करता है। तो सही उत्तर है मार्क्स के अनुसार ऐतिहासिक परिवर्तन का प्रमुख कारण वर्ग है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादक था? तो ऑप्शन है कार्ल मार्क्स। दोस्तों, कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादक कहा जाता है। अगला प्रश्न आइए देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ये किसने कहा था कि एक संतुष्ट सूअर की अपेक्षा एक असंतुष्ट मानव होना अधिक श्रेष्ठ है और एक संतुष्ट मूर्ख की अपेक्षा एक असंतुष्ट सुकरात होना अधिक श्रेष्ठ है? तो आपको बताना है कि ये कथन किसका है। तो दोस्तों, ये कथन जॉन स्टुअर्ट मिल का है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। याद रखिएगा दोस्तों, बेंथम के विचार के अनुरूप या बेंथम के विचारों के विपरीत जॉन स्टुअर्ट मिल ने ये विचार दिया कि एक संतुष्ट सूअर की अपेक्षा एक असंतुष्ट मानव होना अधिक श्रेष्ठ है, जबकि एक संतुष्ट मूर्ख की अपेक्षा एक असंतुष्ट सुकरात होना अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि मिल जो है गुणों में केवल मात्रात्मक नहीं बल्कि गुणात्मक अंतर को भी स्वीकार करता है। अगला प्रश्न है, जिस राजनीतिक दार्शनिक ने सर्वप्रथम राजनीति शास्त्र में राज्य की अवधारणा को प्रस्तुत किया वो कौन था? तो सही उत्तर है मैकियावेली। दोस्तों, मैकियावेली ने अपनी पुस्तक प्रिंस में इटालवी शब्द स्टेटो का प्रयोग किया था, जिसे अंग्रेजी में स्टेट कहा जाता है। तो सही उत्तर है मैकियावेली ने आधुनिक अर्थों में राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए और दूसरे को तर्क या कारण कहा गया है। कथन देखते हैं दोस्तों। रूसो के अनुसार एक चिंतनशील व्यक्ति दुराचारी पशु है, ऐसा मानना है रूसो का। और कारण में वो देता है दोस्तों, देखिए कारण में ये है कि समान भावनाएं जीवन को मूल्य देती हैं। तो सही उत्तर है दोस्तों, कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है। ऐसा इसलिए कि रूसो के अनुसार एक विचारशील या चिंतनशील व्यक्ति दुराचारी पशु है, क्योंकि मनुष्य की एक समान भावनाएं जीवन को मूल्य प्रदान करती हैं। ऑप्शन ए आपका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं कि यह विचार किस विचारक का है कि युद्ध हितकर है, क्योंकि इससे देश प्रेम और राज्य भक्ति की भावना की पुष्टि होती है। आपको बताना है कि ये कथन किसका है कि युद्ध हितकर है, क्योंकि इससे देश प्रेम और राज्य भक्ति की भावना की पुष्टि होती है। ऑप्शन है आपके कौटिल्य, लेनिन, हीगल और माओ। तो सही उत्तर है दोस्तों, ये हीगल का कथन है। दोस्तों, हीगल आदर्शवादी विचारक है और वो युद्ध को हितकर मानता है, क्योंकि इससे देश प्रेम और राज्य भक्ति की भावना की पुष्टि होती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कौन सा राजनीतिक चिंतक अरस्तू के विचारों को पूरी तरह अस्वीकार करता है? ऑप्शन है आपके मैकियावेली, हाब्स, लाक और रूसो। तो सही उत्तर है अरस्तू के विचारों को पूरी तरह से नकारने वाला और अस्वीकार करने वाला विचारक थॉमस हॉब्स है। दोस्तों, हॉब्स और अरस्तू के अधिकतर राजनीतिक विचार पूरी तरह एक दूसरे के विपरीत हैं। अरस्तू राज्य के सावयवी सिद्धांत को मानता है और आगमनात्मक पद्धति का प्रयोग करता है और वह राज्य को परिवार की तरह एक स्वाभाविक संस्था मानता है, जबकि हॉब्स जो है यांत्रिक भौतिकवाद में विश्वास करता है। वो अणु या मैटर को सर्वाधिक महत्व देता है, विश्व को यांत्रिक मानता है। वो राज्य को स्वभावतः निर्मित न होकर संविदावादी सिद्धांत प्रस्तुत करता है। और इस तरह से देखा जाए तो हॉब्स और अरस्तू के विचार जो है पूरी तरह एक दूसरे के विपरीत हैं और हॉब्स अरस्तू के विचारों को पूरी तरह से अस्वीकार कर देता है। अगला प्रश्न है, वितरणात्मक न्याय या डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का अग्रज प्रतिपादक कौन था? तो सही उत्तर है दोस्तों, वितरणात्मक न्याय का जो है महत्वपूर्ण प्रतिपादक अरस्तू था। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए सामान्य इच्छा से क्या तात्पर्य है आपका? ऑप्शन है यथार्थ इच्छा, अधिकांश इच्छा, संपूर्ण इच्छा और वास्तविक इच्छा। तो आपको बताना है कि सामान्य इच्छा, जो कि इसका प्रतिपादन रूसो ने किया था, रूसो के सामान्य इच्छा का क्या अभिप्राय है? दोस्तों, रूसो का मानना है कि समाज के सभी व्यक्तियों को
वास्तविक या आदर्श इच्छाओं का योग सामान्य इच्छा होता है। यथार्थ इच्छा को वो व्यक्तिगत इच्छा मानता है और यथार्थ इच्छा जो है वो केवल व्यक्तिगत हित के लिए कार्य करती है, लेकिन वास्तविक या जो आदर्श इच्छा है ये व्यक्ति की उन सदिच्छाओं का या अच्छी इच्छाओं का योग होता है जिसका जो है उद्देश्य सार्वजनिक हित या कल्याण होता है। तो सही उत्तर है सामान्य इच्छा वास्तविक इच्छा से जुड़ी हुई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक कथन है कि हाब्स प्रथम आधुनिक विचारक है जिसने राज्य को विविध हितों का समन्वयकर्ता माना। इसमें वह उपयोगितावादी विचारों का अग्रगामी है। ये कथन किसका है? तो सही उत्तर है ये कथन C.L. बेपर का है। बेपर का मानना है कि हाब्स प्रथम आधुनिक विचारक है जिसने राज्य को विविध हितों का समन्वयकर्ता माना है और इसमें यह उपयोगितावादी विचारों का अग्रगामी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने स्वीकार किया है कि व्यक्तियों ने राज्य में प्राकृतिक अवस्था के अपने प्राकृतिक अधिकारों के साथ प्रवेश किया है? ऑप्शन देखिए, हाब्स, लाक, रूसो और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ये कथन लाक का है। दोस्तों, जॉन लाक ने लिखा है कि व्यक्तियों ने राज्य में प्राकृतिक अवस्था के अपने प्राकृतिक अधिकारों के साथ प्रवेश किया और लाक का मानना है कि समझौता होने के पूर्व ही प्राकृतिक अवस्था में व्यक्तियों के पास कुछ प्राकृतिक अधिकार थे जिनमें जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार शामिल थे। अगला प्रश्न है, प्लेटो की रिपब्लिक का उपशीर्षक या सब टाइटल क्या है? तो सही उत्तर है दोस्तों न्याय से संबंधित या कंसर्निंग जस्टिस। प्लेटो की रिपब्लिक दोस्तों उसकी महत्वपूर्ण कृति मानी जाती है और प्लेटो यूनान का प्रसिद्ध आदर्शवादी विचारक है। उसने जो रिपब्लिक अपनी लिखी है उसका मूल विषय न्याय की खोज करना है और इसलिए इसका सब टाइटल या उपशीर्षक कंसर्निंग जस्टिस या न्याय से संबंधित भी माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित चिंतकों में से कौन असमानता का समर्थन करता है? ऑप्शन है अरस्तु, हाब्स, लास्की और रूसो। तो सही उत्तर है दोस्तों अरस्तु। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि असमानता का समर्थन करने वाला विचारक अरस्तु है। अरस्तु के अनुसार समान लोगों के साथ समान व्यवहार और असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार करना चाहिए, तभी समानता की स्थापना हो सकती है। अगला प्रश्न है, कौन सा राजनीतिक सिद्धांत राज्य को एक आवश्यक बुराई मानता है? तो सही उत्तर है दोस्तों शास्त्रीय उदारवाद। दोस्तों, शास्त्रीय उदारवाद जो है ये राज्य को एक आवश्यक बुराई मानता है और लाक को उदारवाद का जनक माना जाता है। उदारवाद के अनुसार राज्य एक आवश्यक बुराई है। दोस्तों, इसमें ये माना जाता है कि राज्य आवश्यक है क्योंकि यह मानवीय समाज में उत्पन्न होने वाले विवादों का निपटारा करता है और व्यक्ति को सुरक्षा देता है, लेकिन बुराई इसलिए है क्योंकि राज्य की इच्छा का पालन व्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधक होता है। अगला प्रश्न है, समाजवाद के अभिप्राय आय की समानता के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, ये कथन किसका है? तो सही उत्तर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। दोस्तों, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने समाजवाद को परिभाषित करते हुए कहा है कि समाजवाद का अर्थ आय की समानता के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक राज्य जो अपने नागरिकों को अधिकतम सामाजिक सुविधाएं प्रदान करे वो कौन सा राज्य कहलाता है? तो सही उत्तर है वह राज्य जो अपने नागरिकों को अधिकतम सामाजिक सुविधाएं प्रदान करता है उसको कल्याणकारी राज्य या वेलफेयर स्टेट कहा जाता है। इसी प्रकार अगला प्रश्न बहुत ही आसान है, निम्नांकित में से कौन अहस्तक्षेप की नीति में विश्वास करता है? आपको बताना है। तो अहस्तक्षेप की नीति में विश्वास करने वाला विचारक कौन सा है? दोस्तों, व्यक्तिवाद जो है वो अहस्तक्षेप की नीति में विश्वास करता है। अहस्तक्षेप मतलब लेसेज फेयर या व्यक्ति को खुला छोड़ दो, उसके जो है कार्यों में कोई हस्तक्षेप न करो। दोस्तों, हर्बर्ट स्पेंसर, मिल, नाजिक, हेयक और फ्रीडमैन ये विचारक जो हैं अहस्तक्षेपवादी विचारक हैं और इनका मानना है कि व्यक्ति के कार्यों में राज्य को कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, अल्पतंत्र का लौह नियम या आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की। आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है? तो सही उत्तर है दोस्तों अल्पतंत्र का लौह नियम अभिजनवादी विचारक मिशेल्स की रचना पॉलिटिकल पार्टीज में दिया गया है और मिशेल्स ने जर्मन समाजवादी दल का अध्ययन करते हुए ये कहा है कि हर समाज में लोगों के दो वर्ग होते हैं, एक वर्ग शासन करता है और दूसरा वर्ग शासित रहता है और ऐसी स्थिति में सत्ता की यही स्थिति रहती है
जो शासित होता है वो शासित रह जाता है और जो एक अल्पतंत्र होता है वो शासक वर्ग के रूप में हावी रहता है। अगला प्रश्न है संसदीय शासन का मूल सिद्धांत क्या है। दोस्तों आप जानते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के मध्य संबंध या एकीकरण पाया जाता है। दोस्तों संसदीय शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका परस्पर संबंधित होती है और कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, इसलिए संसदीय शासन व्यवस्था को उत्तरदायी सरकार भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसका कथन है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार वास्तव में सार्वभौमिक नहीं है। ये कथन किसका है। ऑप्शन है आपके गिलक्राइस्ट, लास्की, गैटेल या गार्नर। तो सही उत्तर है दोस्तों गिलक्राइस्ट। ये कथन गिलक्राइस्ट का है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार वास्तव में सार्वभौमिक नहीं है। अगला प्रश्न है प्रत्यक्ष लोकतंत्र वाला देश यानी कौन से देश डायरेक्ट डेमोक्रेसी वाला है। तो सही उत्तर है स्विट्जरलैंड। दोस्तों स्विट्जरलैंड प्रत्यक्ष प्रजातंत्र वाला देश है। यहाँ जनता प्रत्यक्ष तौर पर शासन कार्यों में भाग लेती है, नीति निर्धारण का कार्य करती है, कानून बनाती है और प्रशासनिक अधिकारियों पर नियंत्रण रखती है। यहाँ पर प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के साधनों में जनमत संग्रह, प्रत्याह्वान, आरंभक और लोकसभाएं इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन प्रणालियों में भेद करने का या अंतर करने का मूल आधार क्या होता है। तो सही उत्तर है दोस्तों संसदात्मक और अध्यक्षात्मक प्रणालियों में भेद करने का मूल आधार विधायिका और कार्यपालिका के परस्पर संबंध होते हैं। देखिए विधायिका और कार्यपालिका के जो परस्पर संबंध हैं इसी के आधार पर संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में अंतर किया जाता है, क्योंकि संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका जो है व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, जबकि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका के सदस्य व्यवस्थापिका के सदस्य नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है किसको कानून के समादेश सिद्धांत या कमांड थियरी ऑफ लॉ का उन्नायक माना जाता है। तो उत्तर है दोस्तों जॉन ऑस्टिन। देखिए जॉन ऑस्टिन को दोस्तों कानून के समादेश सिद्धांत का उन्नायक कहा जाता है और आधुनिक युग में कानूनी संप्रभुता का विस्तार से विवेचन करने वालों में इंग्लैंड के विचारक जॉन ऑस्टिन प्रमुख हैं। ऑस्टिन ने अपने प्रभुसत्ता संबंधी विचार विधि शास्त्र के व्याख्यान यानी लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस में दिया है और इसमें ऑस्टिन ने कानून के समादेश सिद्धांत का समर्थन किया है या उस विचार को दिया है। अगला प्रश्न है संप्रभुता के सिद्धांत का सबसे पहले प्रतिपादन किसने किया था। तो आप जानते हैं कई बार ये प्रश्न आप पढ़ चुके हैं। संप्रभुता के सिद्धांत का सबसे पहले प्रतिपादन बोदा ने किया था। दोस्तों बोदा के अनुसार संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई अंकुश नहीं होता है। अगला प्रश्न है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए सुख और दुख की गणना बेंथम सही सुमेलित है। बहुल मतदान का निषेध मिल ये सही सुमेलित नहीं है। सकारात्मक स्वतंत्रता हीगल सही सुमेलित है। दार्शनिक राजा का शासन प्लेटो। दोस्तों बहुल मतदान की व्यवस्था का निषेध जो है मिल नहीं करता है। मिल ने बहुल मतदान का समर्थन किया है और इसके अलावा मिल महिलाओं को भी मतदान देने का पक्षधर है। अगला प्रश्न है सीमित संप्रभुता के सिद्धांत का जनक निम्नलिखित में से कौन था, आपको बताना है। ऑप्शन है लॉक, रूसो, स्पेंसर या गार्नर। तो सही उत्तर है दोस्तों सीमित संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन जॉन लॉक ने किया है। तो याद रखिएगा जॉन लॉक ने दोस्तों सीमित संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो सही उत्तर देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जहाँ पर थॉमस हॉब्स असीमित निरंकुशता के सिद्धांत का प्रतिपादन करता है, वहीं लॉक सीमित संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन करता है और वह सीमित और संवैधानिक संप्रभुता का प्रतिपादक भी है। अगला प्रश्न है किस सिद्धांत को संप्रभुता के एकत्व सिद्धांत के विरोध के रूप में माना जाता है। तो ये है दोस्तों बहुलवाद। संप्रभुता के एकत्ववादी सिद्धांत के विरोध स्वरूप बहुलवाद की उत्पत्ति हुई है और बहुलवादियों ने माना है कि दोस्तों बहुलवादी मानते हैं कि राज्य सर्वोच्च संस्था नहीं है बल्कि अन्य समुदाय भी हैं जिसके अंदर शक्ति होती है। अगला प्रश्न है प्रत्येक राज्य उन अधिकारों से जाना जाता है जिनकी वो व्यवस्था करता है, ये कथन किसका है।
तो सही उत्तर है दोस्तों ये कथन लास्की का है। लास्की का कहना है कि प्रत्येक राज्य उन अधिकारों से जाना जाता है जिनकी वह व्यवस्था करता है, और अधिकार मानव जीवन की वे व्यवस्थाएं हैं जिनको सामाजिक और राजनीतिक मान्यताएं प्राप्त होती हैं और जिनके प्रयोग के द्वारा व्यक्ति अपने जीवन का या व्यक्ति अपने सर्वांगीण विकास कर सकता है। अगला प्रश्न है, समानता की उत्कृष्ट अभिलाषा ने स्वतंत्रता की आशा को व्यर्थ बना दिया है, ये कथन किसका है? तो सही उत्तर है ये कथन लॉर्ड एक्टन का है। दोस्तों लॉर्ड एक्टन का मानना है कि स्वतंत्रता का जो है समानता की उत्कृष्ट अभिलाषा ने स्वतंत्रता की आशा को व्यर्थ बना दिया है। एक्टन जो हैं ये स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे के विरोधी मानने वाले विचारकों में शामिल हैं, और इनका कहना है कि समानता की उत्कृष्ट अभिलाषा ने स्वतंत्रता की आशा को व्यर्थ बना दिया है। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, सामाजिक संविदा के विचार को वर्तमान में नए रूप में किसने पुनर्जीवित किया? तो सही उत्तर है जॉन राल्स। जॉन राल्स अपने न्याय सिद्धांत में न्याय के नियमों का पता लगाने के लिए अनुबंध मूलक समाज दर्शन का अनुसरण करते हैं, और इस प्रकार कहा जा सकता है कि सामाजिक संविदा के विचार को वर्तमान में नए रूप में उन्होंने जो है पुनर्जीवित किया है। अगला प्रश्न है, लोक कल्याणकारी राज्य या वेलफेयर स्टेट किन दो रूपों का आवश्यक संश्लेषण है? तो सही उत्तर है लोक कल्याणकारी राज्य दोस्तों उदारवाद और समाजवाद का आवश्यक संश्लेषण माना जाता है। अगला प्रश्न है, राज्य के ऐतिहासिक विकास का कौन सा क्रम सही है? तो दोस्तों प्राचीन काल से लेकर जो है आज तक जो राज्यों का विकास हुआ है उसका विकास क्रम ये है कि सबसे पहले पूर्वी या प्राच्य राज्य, फिर यूनानी राज्य, उसके बाद रोमन साम्राज्य, फिर नगर सामंती राज्य और लास्ट में राष्ट्र राज्य। तो याद कर लीजिए ऑप्शन सी आपका सही है। अगला प्रश्न है, किसने राज्य की जगह रिपब्लिक शब्द का प्रयोग किया है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों बोदा ने राज्य शब्द की जगह रिपब्लिक का जो है प्रयोग किया है। अगला प्रश्न है, राजनीति शब्द की उत्पत्ति पोलिस नामक शब्द से हुई है और ये किस भाषा का शब्द है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों राजनीति शब्द की उत्पत्ति पोलिस से हुई है और ये ग्रीक भाषा का शब्द है। पोलिस का अर्थ दोस्तों नगर राज्य होता है, और आप जानते हैं कि प्राचीन यूनान में नगर राज्य होते थे जिनको पोलिस कहा जाता था। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, निम्नांकित में से किस पुस्तक में कल्याणकारी राज्य या वेलफेयर स्टेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था? तो सही उत्तर है सिटीजन एंड चर्चमैन। देखिए सिटीजन एंड चर्चमैन पुस्तक जिसको कि आर्क बिशप टेम्पल ने लिखा था 1941 में प्रकाशित हुई थी, इसमें सबसे पहले कल्याणकारी राज्य या वेलफेयर स्टेट शब्द का प्रयोग किया गया है। दोस्तों कल्याणकारी राज्य की अवधारणा जो है इसको पहली बार स्पष्टता के साथ लॉर्ड बेवरिज रिपोर्ट 1943 में प्रतिपादित किया गया था। अगला प्रश्न है, कौन विचारक पावर एलीट नामक ग्रंथ का लेखक है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है पावर एलीट या शक्ति अभिजन नामक ग्रंथ के लेखक सी राइट मिल्स हैं। अगला प्रश्न है बहुत ही आसान सा प्रश्न है दोस्तों, देखिए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स के लेखक कौन है? आपको बताना है ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, या देखिए इसको हिंदी में आप कह सकते हैं कि राजनीति का व्याकरण, इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो सही उत्तर है दोस्तों ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स के लेखक हेराल्ड जोसेफ लास्की हैं। H.J. लास्की ने ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स लिखा है, और देखिए ये 1925 की रचना है। तो याद रखिए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स H.J. लास्की की है जो 1925 में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, सार्वजनिक कल्याण विधायक का ध्येय होना चाहिए, ये कथन किसका है? ऑप्शन है आपके हाफ्स, प्लेटो, मार्क्स और बेंथम। तो सही उत्तर है दोस्तों सार्वभौमिक कल्याण विधायक का ध्येय होना चाहिए, ये कथन बेंथम का है। बेंथम एक उपयोगितावादी विचारक है और बेंथम ने तत्कालीन समय में प्रचलित नैतिकता की सभी धारणाओं का खंडन किया और उपयोगिता को नैतिकता और मानवीय जीवन का आधार बनाया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हीगल की द्वंद्वात्मक विधि क्या थी? ऑप्शन देखिए राजनीति के विज्ञान का निर्माण करना, ज्ञान की दार्शनिक विधि को स्वीकार करना, इस बात पर बल देना कि प्राकृतिक विज्ञान की विधियां और सामाजिक विज्ञान की विधियां एक समान हैं, और प्रतिवाद की समस्या सुलझाना। तो सही उत्तर है दोस्तों प्रतिवाद की समस्या सुलझाना हीगल की द्वंद्वात्मक विधि थी। हीगल ने वाद, प्रतिवाद और संवाद के माध्यम से व्यक्ति, समाज, राज्य और इतिहास के विकास को
जो है सुलझाने का प्रयास किया है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, द सिटी ऑफ गॉड। देखिए, द सिटी ऑफ गॉड के लेखक कौन है? ऑप्शन है मार्सिलियो ऑफ पेडुआ, मार्टिन लूथर, सेंट ऑगस्टाइन या सेंट थॉमस एक्विनास। तो सही उत्तर है द सिटी ऑफ गॉड पुस्तक के लेखक सेंट ऑगस्टाइन है। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है सिटी ऑफ गॉड। इस पुस्तक के लेखक दोस्तों सेंट ऑगस्टाइन है। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारक मनु के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्य के अंग के अंतर्गत शामिल नहीं है? देखिए, राजा, पुरोहित, अमात्य और कोष। तो सही उत्तर है पुरोहित। दोस्तों, मनु और कौटिल्य दोनों ने राज्य के सप्तांग सिद्धांत की चर्चा की है और सप्तांग सिद्धांत में राज्य के अंगों की चर्चा मनु के द्वारा की गई है, जिनमें स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, दंड, कोष और मित्र का स्थान है, जबकि इसमें कहीं भी पुरोहित को शामिल नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्राचीन लेखकों में से भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों, भारत के मैकियावेली के नाम से कौटिल्य प्रसिद्ध हैं। जिस प्रकार से दोस्तों इटली में मैकियावेली ने अपने ग्रंथ द प्रिंस में राज्य की सुरक्षा और राजा के लिए सलाह रूपी कार्यों का वर्णन किया है, उसी प्रकार कौटिल्य ने दोस्तों एक प्रशासन में किस प्रकार से अच्छाई या किस प्रकार से प्रशासन को सर्वोच्च बनाया जा सके या राज्य को कैसे सुरक्षित रखा जा सके, राजा को कैसे समृद्धशाली बनाया जा सके, इन सब कार्यों पर व्यवहारिक रूप से लेखन किया है। अगला प्रश्न है, गांधी जी के द्वारा किसको अपना राजनीतिक गुरु माना गया था? आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों, गांधी जी के द्वारा गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु माना गया है। दोस्तों, सबसे पहले गोखले और गांधी जी की मुलाकात 1896 में हुई थी और 1912 में इन दोनों महापुरुषों की मुलाकात दक्षिण अफ्रीका में हुई, जहां गांधी जी ने गोखले के नेतृत्व शैली और संघर्ष के तरीकों से प्रभावित हुए। भारत आने के बाद गांधी जी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन उन्हीं के तरीकों का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, चुनाव सुधार समितियों से संबंधित है। कौन भारत में निर्वाचन सुधारों से संबंधित नहीं है? आपको बताना है कि कौन सी समिति भारत में निर्वाचन सुधारों से संबंधित नहीं है। ऑप्शन है तारकुंडे समिति, दिनेश गोस्वामी समिति, NN बोहरा समिति या इंद्रजीत गुप्ता समिति। तो सही उत्तर है दोस्तों NN बोहरा समिति का गठन भारतीय राजनीतिज्ञों और अपराधियों की साठगांठ की जांच करने के लिए हुई थी और ये निर्वाचन आयोग से नहीं बल्कि भ्रष्टाचार और प्रशासन के सच्चरित्रता से संबंधित है, जबकि तारकुंडे, दिनेश गोस्वामी और इंद्रजीत गुप्त समिति का संबंध भारत में निर्वाचन सुधारों से है। अगला प्रश्न है, सरकार राज्य का वह अभिव्यक्त रूप है, यह व्यक्ति के सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति करता है, ये कथन किसका है? तो दोस्तों ये कथन लीकाक का है, जो कहते हैं कि सरकार राज्य का अभिव्यक्त रूप है, यह व्यक्ति के सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति करता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, राज्यों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किस विचारक ने किया है? ऑप्शन है अरस्तु, मार्क्स, लाक या फिर ग्रीन। तो सही उत्तर है राज्यों का सर्वप्रथम वर्गीकरण अरस्तु के द्वारा किया गया और अरस्तु ने ये वर्गीकरण दो आधार पर किया, संख्या के आधार पर और दूसरी चीज नैतिक आधार पर, यानी शासन करने वाले व्यक्तियों का उद्देश्य क्या है। तो अरस्तु ने अपने वर्गीकरण में पॉलिटी को सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था माना था और इससे ये पता चलता है कि अरस्तु मध्य मार्ग का महत्वपूर्ण विचारक है। तो सही उत्तर है राज्यों का वर्गीकरण सबसे पहले अरस्तु ने किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र का आवश्यक अभिलक्षण नहीं है? ऑप्शन देखिए, न्यायपालिका जवाबदेह होती है विधायिका के प्रति, न्यायपालिका स्वतंत्र होती है, प्रेस स्वतंत्र होता है, सार्वजनिक राय प्रकट करने की स्वतंत्रता होती है। तो दोस्तों लोकतंत्र का आवश्यक अभिलक्षण ऑप्शन ए नहीं है। दोस्तों प्रजातंत्र की निरंतरता के लिए स्वतंत्र प्रेस, स्वतंत्र न्यायपालिका और सार्वजनिक राय प्रकट करने की स्वतंत्रता होती है, लेकिन दोस्तों न्यायपालिका जवाबदेह होती है विधायिका के प्रति, ये लोकतंत्र का आवश्यक लक्षण नहीं है। दोस्तों न्यायपालिका को सर्वोच्च माना गया है जो कार्यपालिका और विधायिका के प्रति जवाबदेह नहीं होती है, और लोकतंत्र के आवश्यक लक्षणों में दोस्तों ये जो है ये आवश्यक अभिलक्षण नहीं है कि न्यायपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है। अगला प्रश्न और इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें गांधी जी ने पहली बार हथियार के रूप में भूख हड़ताल का प्रयोग किया था?
ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, रोलट एक्ट, अहमदाबाद कारखाने की हड़ताल या बारदोली सत्याग्रह। तो सही उत्तर है दोस्तों, गांधी जी ने अपने जीवन का प्रथम सत्याग्रह 1917 में बिहार के चंपारण जिले में नील की खेती से जुड़े किसानों की तिनकठिया प्रणाली के विरुद्ध किया था और पहली बार हथियार के रूप में भूख हड़ताल का इस्तेमाल अहमदाबाद मिल कारखाने के हड़ताल के रूप में उन्होंने किया था। तो सही उत्तर है, गांधी जी ने पहली बार हथियार के रूप में भूख हड़ताल का इस्तेमाल अहमदाबाद कारखाने की हड़ताल के रूप में किया था। तो दोस्तों ये था आज का प्रैक्टिस सेट। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित टीजीटी पीजीटी परीक्षा नागरिक शास्त्र के लिए महत्वपूर्ण ये प्रैक्टिस सेट टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं के अलावा जीआईसी प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा, एलटी ग्रेड और नेट जेआरएफ राजनीति विज्ञान के लिए भी बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण है। दोस्तों इसमें उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया था जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी और कई प्रकार से संभावित भी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा ताकि परीक्षाओं में यदि ये प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप उनका पूरे आत्मविश्वास के साथ सही उत्तर दे सकें। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा आपकी कोई क्वेरी हो, कोई शंका या समाधान हो किसी प्रश्न को लेकर, उसके बारे में भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो कैसा लगा हमें बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।